बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने परसेप्शन डिस्कस करना है। लास्ट टाइम लेक्चर में हम लोगों ने कॉग्निशनल मॉडल्स डिस्कस किए थे, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन देखी थी और हमने एक्टिविटी थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम परसेप्शन डिस्कस करेंगे और उसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शंस होती हैं उसमें हम विजुअल परसेप्शन डिटेल में देखेंगे, हम नॉन विजुअल परसेप्शन पे भी बात करेंगे और हम जेस्टॉल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन देखेंगे। हमारे पास जो परसेप्शन का वर्ड है ना, ये वर्ड निकला है परसेप्शियो के वर्ड से। परसेप्शियो का मतलब होता है टू गैदर और टू रिसीव समथिंग। तो परसेप्शन में बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमन पर्सन्स होते हैं वो अपनी एनवायरनमेंट में से कुछ नॉलेज जो है ना वो गैदर कर रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं कि उनके सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, और इसको गैदर करने के लिए वो अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं उन सारी सेंसेस को यूटिलाइज करके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं ह्यूमन पर्सन्स। तो सेंसेस में हमारे पास सेंस ऑफ साइट होती है, सेंस ऑफ हियरिंग है, हमारे पास सेंस ऑफ टच है जिसे हम हैप्टिक सेंस भी कहते हैं, सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट है हमारे पास। इन सारी की सारी सेंसेस को हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आज हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन में हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन होती है या 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन होती है, जिसमें हमारे पास विजुअल परसेप्शन होती है और हमारे पास नॉन विजुअल परसेप्शन होती है। विजुअल परसेप्शन जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये हमारी सेंस ऑफ साइट के साथ एसोसिएटेड होती है या विजन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम थ्रू विजन ले रहे होते हैं या आइज़ के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं वो हमारे पास विजुअल परसेप्शन के अंडर आ रही होती हैं। और जो हमारे पास नॉन विजुअल परसेप्शन है, ये नॉन विजुअल परसेप्शन हमारे पास बाकी की सारी सेंसेस होती हैं, जो सेंसेस हम यूज़ करते हैं, बाकी की जो 4 सेंसेस हैं उनको अगर हम परसेप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास नॉन विजुअल परसेप्शन होती है। विजुअल परसेप्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि विजुअल परसेप्शन में हम अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो विजुअल परसेप्शन जो भी मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रही होती है या जो भी अंडरस्टैंडिंग और रिकग्निशन ले रही होती है वो आइज़ के थ्रू ले रही होती है। और आइज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से ले रही होती है, इस तरह से ले रही होती है कि उसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही होती है उस लाइट में से वो मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइट से कौन सी इंफॉर्मेशन ह्यूमन आइज़ के अंदर आ रही है। जैसे लाइट के थ्रू हम कलर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइट में हम शेप्स डिटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स के एजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कलर को इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जिस भी कलर की ऑब्जेक्ट होती है उस कलर की लाइट हमारी आइज़ के ऊपर फॉल कर रही होती है और उसके हिसाब से हम उस कलर को डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास ये जो विजुअल परसेप्शन है, इस विजुअल परसेप्शन में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और इवन अगर हमारे पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन भी हो तब भी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रेड कार डे लाइट के अंदर रेड कलर की नज़र आ रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट हमारी आइज़ पे फॉल कर रही है वो रेड कलर की है। लेकिन ये जो रेड कलर की कार है वो हम नाइट टाइम में भी उसको रेड कलर में ही परसीव कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी हो तो हमें वो रेड कार रेड कलर में ही आ रही होती है, ऑल्दो कि उस टाइम पे जो लाइट फॉल कर रही होती है वो आपको पूरी परसेप्शन से रेड कलर नहीं दिखा रही होती, लेकिन क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि रेड कलर नाइट टाइम पे इस तरह का नज़र आ रहा होगा तो आप उस कलर को उस तरह से परसीव करते हैं। सेम गोज फॉर द शेप्स एंड द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज वेल। हमारे पास ह्यूमन विजन जो है वो ह्यूमन विजन जो भी चीज़ें परसीव कर रहा होता है ना उसकी 3 डायमेंशनल इमेजेस बना रहा होता है और हमारे पास जो भी वर्ल्ड आ रही होती है या जो भी इन्वायरमेंट होती है उस इन्वायरमेंट को वो फुल कलर्स में दिखा रहे होता है। हमारे पास जो विजन होता है या सेंस ऑफ साइट होती है। ह्यूमन परसेप्शन जो है ना उसके अंदर हम 3 तरह की चीज़ें डिटर्मिन कर रहे होते हैं। हमारे पास डेप्थ परसेप्शन आ रही होती है, हमारे पास पैटर्न रिकग्निशन होती है और हमारे पास डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हमारे पास जो डेप्थ परसेप्शन होता है, इस डेप्थ परसेप्शन में हम ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस को और उनकी डेप्थ को इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेप्थ है उसके हिसाब से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिटर्मिन करते हैं। जितनी डीप डेप्थ होगी उतना ही हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो डेप्थ परसेप्शन को बेसिकली डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड किया जाता है। हमारे पास जो पैटर्न रिकग्निशन होता है,
पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या होता है कि हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, और फिर उनको मेमोराइज करके उनको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। जैसे हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे पास फेमिलियर फेसेस होते हैं कुछ जो हमारी मेमोरी में सेव्ड होते हैं, हम उनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं और फिर उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। या किसी भी एनिमल की बेसिक शेप को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि कैट्स इस तरह की होती हैं, डॉग्स इस तरह के होते हैं, तो उसको फिर हम उसका एक पैटर्न अपने ज़हन में बना लेते हैं और फिर हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में ये होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं ना, या जिन चीज़ों को हम लर्न कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसमें जो हमारे पास परसेप्चुअल एबिलिटी होती है वो भी डेवलप हो रही होती है। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को लर्न करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं वो बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं कि आपकी परसेप्शन की एबिलिटी कितनी डेवलप्ड है। डेप्थ परसेप्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं या सेंस ऑफ डेप्थ और हाइट हमारे पास क्रिएट हो रही होती है, और इससे हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है। ये जो हमारे पास डेप्थ परसेप्शन होता है, ये डेप्थ परसेप्शन जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारे पास वर्चुअल रियलिटी में या गेम्स में या जब हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो हमारे पास जो डेप्थ क्यूज़ होते हैं वो डेप्थ क्यूज़ हमारे पास 2 तरह के होते हैं। हमारे पास प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ होते हैं और हमारे पास सेकेंडरी डेप्थ क्यूज़ होते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ होते हैं इनको हम बायनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी डेप्थ क्यूज़ होते हैं इसको हम मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ भी कहते हैं। इसमें जो वर्ड क्यू है इसका मतलब ये होता है कि ये हमें कोई क्लू दे रहा है या हिंट दे रहा है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पिकअप कर सकते हैं या उसके बारे में कोई हिंट ले सकते हैं। तो प्राइमरी क्यूज़ हमारे पास वो वाले क्यूज़ होते हैं जिनको हम बायनोक्यूलर क्यूज़ भी कहते हैं, कि वो वाले प्राइमरी क्यूज़ होते हैं जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें रिसीव हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दोनों आइज इन्वॉल्व हो रही होती है। सेकेंडरी डेप्थ क्यूज़ जो है, ये सेकेंडरी डेप्थ क्यूज़ को हम मोनोक्यूलर क्यूज़ भी कहते हैं। इन दोनों टाइप्स ऑफ डेप्थ परसेप्शन को हम डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ होते हैं इनको हम इस तरह से डिटरमिन करते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी, और उस इंटरनल सिग्नल के थ्रू हम जज कर रहे होते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है या उसका डिस्टेंस कितना है। इसको हम बायनोक्यूलर क्यूज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बोथ आइज इन्वॉल्व हो रही होती है, और उन बोथ आइज से सेंस करके हम एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाते हैं या 3D पिक्चर बनाते हैं, और उसके थ्रू हम डिटर्मिन ये करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है। और ये हमारे पास इंटरनल सिग्नल्स बॉडी के इस तरह से होते हैं कि हमारे पास जो क्यूज़ मिल रहे होते हैं वो बोथ आइज से मिल रहे होते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो उसको परसीव कर रही होती है कि दोनों आइज ने जो म्यूचुअली चीज़ें डिटर्मिन की हैं वो किस तरह से उसने डिटर्मिन की है। हमारे पास ये वाला जो एस्पेक्ट होता है प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ का या बायनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ का, ये बायनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ जो हमारे पास होते हैं ये इमर्सिव इम्प्रेशंस जब आपने बनाने होते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास इमर्सिव एनवायरनमेंट या इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा होता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप जो यूज़र है आपका उसको आप एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। मीनिंग टू से कि हमारे पास जो यूज़र होता है उसको ये लगता है कि जो हमारे पास नॉन फिजिकली एग्जिस्टेंट इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास जो वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स होती हैं या वर्चुअल इन्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम ये कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आपने उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को इतनी अच्छी तरह से क्रिएट करना होता है कि वो जो नॉन एग्जिस्टेंट इन्वायरमेंट होती है यूज़र उसको एग्जिस्टेंट इन्वायरमेंट जो है वो समझने लगता है। तो इमर्जन का मतलब ये होता है कि आप यूज़र को डीप डाउन इन्वॉल्व कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट के साथ जो आपने आर्टिफिशियली क्रिएट की है। हमारे पास प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ जो होती है उनकी टाइप्स में हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेप्थ क्यूज़ हैं। हमारे पास रेटिनल डिस्पैरिटी होती है, हमारे पास टीडियोप्सिस होता है, हमारे पास अकोमोडेशन होती है, और हमारे पास आई कन्वर्जेंस होती है जिससे हम डेप्थ या डिस्टेंस डिटर्मिन कर रहे होते हैं। रेटिनल डिस्पैरिटी में हमारे पास जो वर्ड डिस्पैरिटी है इसका मतलब होता है डिस्टेंस या डिफरेंस।
ये इसमें जो वर्ड है रेटिनल, ये रेटिना से निकला है, तो रेटिना रेफर्स कर रहा है आई से। तो इस रेटिनल डिस्पैरिटी जो क्रिएट होती है वो बेसिकली आईज के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से क्रिएट हो रही होती है। तो हमारे पास जो रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा होता है, वो दोनों आईज का जो इमेज होता है वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज होता है, जो कि डिफरेंट एंगल से आ रहा होता है। इस डिफरेंस की वजह से ब्रेन के अंदर डिस्टेंस इंफॉर्मेशन जा रही होती है कि हमारे पास जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों इमेजेस के दरम्यान में, उससे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। स्टीरियोप्सिस में हमारे पास काम इस तरह से होता है कि हम स्टीरियो क्रिएट करते हैं, और वो जो स्टीरियो ब्रेन के अंदर क्रिएट हो रहा होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है कि हमारे पास दोनों आईज की रेटिना पे जो डिफरेंट इमेजेस बन रहे होते हैं, उन डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके उसका एक सेंट्रल फोकल पॉइंट निकाल के और उसको कंबाइन करता है हमारा ब्रेन, और उसको कंबाइन करके फिर हमारे पास एक सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज बना रहा होता है, जिससे हमारे पास डेप्थ परसेप्शन इंट्रोड्यूस हो रही होती है। कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास मस्कुलर प्रोसेस हो रहा होता है, इस मस्कुलर प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास जो आईज के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहे होते हैं, और हमारे पास जो शेप होती है लेंस की, वो लेंस की शेप चेंज हो रही होती है, या वो नैरो डाउन हो रहा होता है, या वो फार हो रहा होता है, या वो एक्सपैंड हो रहा होता है। तो हमारे पास इसमें जो आईज होती हैं उसमें जो मस्कुलर प्रोसेस हो रहा होता है, उस मस्कुलर प्रोसेस का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने फोकस को शार्पन कर रहा होता है। जैसे आप किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए या किसी चीज़ को गौर से देखने के लिए अपनी आईज को नैरो डाउन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर कोई फोकस कर रहे हैं कुछ भी। तो हमारे पास ये जो एबिलिटी होती है जिसमें मस्कुलर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास जो लेंस की शेप को चेंज कर रही होती है। तो इस चेंज लेंस की शेप से हम डिस्टेंस डिटरमिन करते हैं, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो अगर नियर या फार डिस्टेंस पे होती हैं, या हमने अपना फोकस चेंज करना होता है, तो फिर उसके लिए हमारे पास अकोमोडेशन यूज होती है। तो आप बेसिकली नियर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब फोकस कर रहे होते हैं और फिर आपको किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो उस दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन से जो हमारे पास शार्प फोकस इमेज आ रहा होता है वो अकोमोडेशन कहते हैं हम उसको। इसी तरह से हमारे पास कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हमारे पास जो आईज होती हैं वो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो विद इन 2 to 7 सेंटीमीटर्स की रेंज में जो आ रही होती हैं, उन 2 to 7 सेंटीमीटर्स की रेंज में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो आईज होती हैं वो इनवर्ड टर्न कर रही होती है, क्योंकि हमने करीब से किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो जब हम इनवर्ड टर्न करते हैं तो हमारे पास आईज कन्वर्ज कर रही होती हैं, और इस कन्वर्जेंस से हमारे पास जो फोकस होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो हमारे पास जो क्लोजर डिस्टेंसेस होते हैं उन पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है तो उसके लिए हम कन्वर्जेंस यूज करते हैं। इस कन्वर्जेंस से भी हम बेसिकली डेप्थ या डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है और उसकी डेप्थ क्या है। हमारे पास जो सेकेंडरी डेप्थ क्यूज होते हैं, ये सेकेंडरी डेप्थ क्यूज को हम एक्सटर्नल क्यूज भी कहते हैं, या हमारे पास ये एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रही होती है डिस्टेंस या डेप्थ को जज करने के लिए। इसको हम पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज भी कहते हैं। पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2D इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ये 2D इमेजेस होते हैं, और जो 2D इमेजेस होते हैं वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो वन आई से इन्फॉर्मेशन जो आ रही होती है उस इन्फॉर्मेशन पे हम फोकस कर रहे होते हैं, और उसके मुताबिक हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी डेप्थ क्यूज होते हैं। इन डेप्थ क्यूज को हम मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज भी कहते हैं, और ये मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज जो होते हैं ये हमें ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी मोशन, ग्रेन, ऑब्जेक्ट में जो विजुअल एंगल्स होते हैं उनके थ्रू हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये वाले जो सेकेंडरी डेप्थ क्यूज होते हैं जिसको हम पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज भी कहते हैं, ये हमारे पास गेम्स में या एनिमेशंस में या कार्टून्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होती है, और ये परसेप्शन जो है इसके थ्रू हम डेप्थ इन्वॉल्व कर रहे होते हैं अपने इमेजेस के अंदर। हमारे पास जो सेकेंडरी डेप्थ क्यूज होते हैं उन सेकेंडरी डेप्थ क्यूज में हमारे पास बहुत सारे क्यूज इंक्लूडेड होते हैं। इसमें हमारे पास लाइट एंड शेड का क्यू होता है, लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, हाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंगली हाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास मोशन पैरालैक्स होता है, ओवरलैपिंग होती है,
रिलेटिव साइज हम डिटर्मिन करते हैं, हमारे पास टेक्सचर ग्रेडियंट्स होते हैं, और इन सारे के सारे क्यूज़ के थ्रू हम सेकेंडरी डेप्थ इंक्लूड कर रहे होते हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर, या अपनी इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो इन सारे के सारे क्यूज़ के अकॉर्डिंगली ले रहे होते हैं। हमारे पास लाइट और शेड में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है उसमें जो शेडोज होते हैं वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं सेंस ऑफ डेप्थ की। जैसे हमारे पास ये वाला जो एक सर्कल है ये एक्चुअली सिर्फ एक सर्कल के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर हम इसके अंदर लाइट और शेड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसके अंदर डेप्थ का परसेप्शन ऐड हो जाता है, यानी कि इसके अंदर ये हमारे पास 3D इमेजेस की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है और ये हमारे पास एक 2D रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तो जो हमने इसके अंदर सेंस ऐड की है डेप्थ की, वो हमने लाइट से या शेड से इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है जो कि ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, ये नियरर टू द लाइट सोर्स है, और ये जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है जो कि डार्कर नज़र आ रहा है, ये डार्कर पोर्शन हमारे पास फार्दर टू द लाइट है, इसलिए ये यहाँ से डार्कर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास डेप्थ परसेप्शन ऐड होता है, और हमारे पास डिस्टेंस का परसेप्शन भी ऐड हो रहा होता है। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस हमारी आई से ज़्यादा है, और ये जो हमारे पास ग्रेटर ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्लोजर टू द आई है। हमारे पास जो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, इस लीनियर पर्सपेक्टिव में जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हम लाइंस पे बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लाइंस जो है उनसे हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग ऐड हो रही है। तो हमारे पास जो डेप्थ का परसेप्शन होता है उस परसेप्शन को हम लाइंस के थ्रू ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो, जैसे हमारे पास एक ट्रेन का ट्रैक होता है तो उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, उन पैरेलल लाइंस को अगर हम कन्वर्ज कर दें, हम उनको करीब लेके आए, तो इससे हमारे पास डेप्थ का परसेप्शन ऐड होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास फर्दर नज़र आ रहा है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमें करीब नज़र आ रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस और डेप्थ की परसेप्शन जो है वो ऐड अप हो रही होती है। इसी तरह से हमारे पास हाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास होराइजन की लाइन है उससे हम डेप्थ क्यों ले रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं, हम एक होराइजन का प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास होराइजन प्लेन आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम डेप्थ परसेप्शन रख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है इस होराइजन लाइन के अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम डिटर्मिन ये करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डीपर है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर आपके पास ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये जो आपको यहाँ पे पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये अगर आपके पास डिस्टेंट है या बहुत ज़्यादा दूर है तो ये आपके पास इसकी जो भी होराइजन लाइन है इसमें ये हायर होगा एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है तो इसके अकॉर्डिंगली हम डिटर्मिन ये करते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से यहाँ तक जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो कहाँ तक नज़र आ रही है। इसी तरह से हमारे पास मोशन पैरालेक्स होता है। मोशन पैरालेक्स में मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही होती है और मूवमेंट्स को पिक्चर्स के अंदर शो करना मुश्किल टास्क होता है, तो इसको वीडियोस के थ्रू या एनिमेशंस के थ्रू जो है वो डिटर्मिन किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन या फास्ट मूविंग कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अगर आप उसकी विंडो से बाहर देख रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आपके पास ज़्यादा जल्दी मूव कर रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास फास्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो डिस्टेंट चीज़ें जो होती हैं जो फार ऑफ होती हैं या जो थोड़ा दूर होती हैं वो आपके पास स्लोली मूव कर रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास जो नियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो ये मोशन पैरालेक्स ऐड करके आप ये एनिमेशंस के अंदर या गेम्स के अंदर ये वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है और आपने एक गेम डेवलप की है जिसमें आप कार रेसिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मूव करवा सकते हैं उसमें अगर आपने डेप्थ का परसेप्शन या डिस्टेंस का परसेप्शन ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको आपने ज़्यादा जल्दी मूव करवाना होगा और जो आपने थोड़ी डिस्टेंस पे चीज़ें दिखानी है उनको आपको थोड़ा आहिस्ता मूव करना होगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्यू होता है वो आपके पास ओवरलैप क्यू होता है। इस ओवरलैप में क्या होता है कि आपकी एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑब्सक्योर कर रही होती है या उसको हाइड कर रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर वाली है ये आपके पास नियर है एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर है वो नियर है
और इस वाले पिक्चर में आपके पास ये सर्कल जो है ये नियर है, क्योंकि इसके अंदर हमने ओवरलैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड इस तरह से करता है कि ओवरलैपिंग में जो ऑब्जेक्ट पूरी विजिबल है, जो दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑब्सक्योर कर रही है या हाइड कर रही है, वो नियरर है एज कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे पास रिलेटिव साइज होता है। रिलेटिव साइज में ये होता है कि हमारा जो रेटिना है वो ये डिटर्मिन करता है कि हमारे पास जो इमेज आ रहा है उस इमेज के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का साइज क्या है। जैसे हमारे पास जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे ये आपके पास एक टेडी बेयर है, तो ये आपको अपियर ज़्यादा स्मॉलर अपियर नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास स्मॉलर अगर अपियर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डेप्थ ज़्यादा इंक्लूड की हुई है। और ये अगर आपके पास क्लोजर है तो इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ जो है वो आपको ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो हम रिलेटिव साइज लेते हैं। अगर हमारे पास सेम शेप्स की और सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें जो डिस्टेंस है वो और जो डेप्थ है वो साइज से हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि अगर तो स्मॉलर साइज है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेप्थ ज़्यादा होगी। टेक्सचर ग्रेडियंट में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टेक्सचर होता है, जिस टेक्सचर के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को डिटर्मिन कर रहे होते हैं या हम अपनी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो टेक्सचर ग्रेडियंट के थ्रू हम जो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या जो डिस्टेंस की परसेप्शन या डेप्थ की परसेप्शन हम ले रहे होते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होती है या जो क्लोजर पार्ट होता है, हमारे पास पोर्शन होता है, उसके अंदर हमारे पास जो डेप्थ होती है चीज़ों की वो कम होती है और हमारे पास जो टेक्सचर की डिटेल्स होती हैं वो फाइन नज़र आ रही होती है। हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता, फोकस नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाती है या डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं या जो टेक्सचर हमें नज़र आ रहा होता है वो स्मूथ आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फार ऑफ डिस्टेंस है, तो इस जगह पे आपको टेक्सचर क्लियरली विजिबल नहीं है। आपको यहाँ पे टेक्सचर नज़र आ रहा है लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो आपके पास टेक्सचर होता है वो स्मूथ आउट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उस टेक्सचर को स्मूथ आउट करके हम डिस्टेंस की या डेप्थ की परसेप्शन ऐड कर रहे होते हैं।